नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं बैंकिंग गुरुजी। दोस्तों, इस वीडियो में हम एक न्यू पैटर्न की स्ट्रिंग बेस्ड पजल सॉल्व करने वाले हैं। आपको याद होगा कि इस बार आईबीपीएस क्लर्क के मेंस में एक स्ट्रिंग बेस्ड पजल आया हुआ था। तो इस वीडियो में हम उसी पजल को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये मेमोरी बेस्ड पजल है, तो हिंदी में आपके सामने में है। आप सबसे पहले तो इसे देखिए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि इसे कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए, अब इंग्लिश में आपके सामने में है दोस्तों। और दोस्तों, मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें दोस्तों। तो चलिए, क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है, 5 persons are traveling in a train. They are allotted berth according to some conditions. Sum of age of A and B is 44 and difference between age of A and B is 2. देखिए क्या बोला गया है कि 5 दोस्त हैं जो कि एक ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं और उन सभी को जो बर्थ अलॉट होती है, लोअर मिडिल अपर इस तरह से बर्थ होते हैं ट्रेन में। तो उन सभी को जो बर्थ अलॉट की गई है वो कुछ कंडीशंस को देखते हुए की गई है। अब कंडीशंस क्या हैं वो आगे दी गई हैं, उन कंडीशंस को हम देखेंगे। और उससे पहले यहाँ पर उन पांचों फ्रेंड्स की एज बताई गई है हमें कुछ स्टेटमेंट्स के थ्रू। तो सबसे पहले उन स्टेटमेंट्स को पढ़कर हम सभी की एज कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद कंडीशंस पे जाते हैं। तो चलिए, सबसे पहले एज हम यहाँ पर निकाल लें। तो बोला गया है कि सम ऑफ एज ऑफ ए एंड बी इज़ 44 एंड डिफरेंस बिटवीन एजेस ऑफ ए एंड बी इज़ 2। ए और बी की एज की जो सम है वो हमें 44 लानी है और उन दोनों के एज की डिफरेंस हमें 2 ही रखनी है। तो यहाँ पर बस एक ही पॉसिबिलिटी निकल कर आ रही है कि ए और बी के एज के लिए ए की एज 21 हो सकती है और बी की एज 23 हो सकती है। तो देखो, यहाँ पर दोनों की एज की टोटल हमें 44 आ रही है और डिफरेंस भी 2 ही आ रहा है। या फिर ये भी हो सकता है ए की एज 23 हो जाए और बी की एज 21 हो जाए। यही 2 पॉसिबिलिटी निकल कर आ रही है, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी निकल कर नहीं आ रही है। आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया है, C's एज इज़ 12 मोर देन B's एज। C की एज जो है वो B से 12 ज़्यादा होगी। तो B में 12 ऐड कर दो, 5 2 1 3, 35 हो गया। यहाँ पर भी B में 12 को ऐड कर देते हैं तो यहाँ पर 33 हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। D's एज इज़ 17 मोर देन एज एज। A की एज से 17 ज़्यादा होगी। D की एज ऐड करो, 8 2 1 3, 38 आया। इसमें भी ऐड करके देखते हैं, यहाँ पर हमारा 40 आ गया। ठीक है। आगे बोला गया है, ईज एज इज डबल ऑफ डीज एज। डी की एज का डबल होगा ई का एज, तो डबल कर देते हैं यहाँ पर 6। यहाँ पर 76 आ गया और यहाँ पर तो डायरेक्ट पता चल रहा है 80। ठीक है। अब लास्ट कंडीशन में बोला गया है कि बी इज़ नॉट द यंगेस्ट। बी सबसे छोटा नहीं होगा। तो यहाँ पर देखो, इस वाले कंडीशन में सबसे छोटा ए आ रहा है, ए की एज ही सबसे कम है, तो ये वाली कंडीशन फॉलो हो गई। इस वाले में देखेंगे, इस वाले में देखो सबसे छोटा हमारा बी ही आ रहा है। बी की एज ही 21 है जो कि सबसे कम है। और यहाँ पर बोला गया है कि बी सबसे छोटा नहीं होगा, मतलब ये वाली कंडीशन हमारी कैंसिल हो गई है। तो एक इन पांचों फ्रेंड्स की एज हमें यहाँ पर निकल कर आ गई। सभी पांचों के क्या एज होने हैं हमें पता चल चुके हैं। चलिए, अब यहाँ से आगे कंडीशंस के बारे में बात की गई है, तो सबसे पहले उसको हम ध्यान से पढ़ते हैं और समझते हैं। बोला गया है, फॉर बर्थ अलॉटमेंट देयर इज ए स्ट्रिंग कंटेंट्स ओनली अल्फ़ाबेट्स। देखिए क्या बोला गया है कि बर्थ अलॉटमेंट के लिए एक स्ट्रिंग दी गई है जिसमें कि सिर्फ अल्फ़ाबेट्स ही होंगे। स्ट्रिंग का मतलब समझ लीजिए एक सीरीज दी गई है, एक चेन दी गई है जिसमें कि सिर्फ अल्फ़ाबेट्स ही हैं, ना तो सिंबल है ना ही नंबर्स हैं। सिर्फ अल्फ़ाबेट्स ही होंगे उस चेन में, उस सीरीज में, जिसको कि स्ट्रिंग बोला गया है। ठीक है। इन द स्ट्रिंग, इफ़ एन अल्फ़ाबेट इज इमीडिएटली फॉलोड बाय वोवेल एंड इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय कंसोनेंट देन इट इज़ चेंज्ड इनटू ए सिंबल। क्या बोला गया है कि उस स्ट्रिंग में अगर कोई अल्फ़ाबेट ऐसा होता है जो कि फॉलोड बाय अ वोवेल एंड प्रेसिडेड बाय अ कॉन्सोनेंट, उसके ठीक पीछे में एक कॉन्सोनेंट हो और उसके ठीक आगे में एक वोवेल हो, अगर वो अल्फ़ाबेट इस तरह के सीरीज में होता है तो वो चेंज्ड हो जाएगा एक सिंबल में। अब वो सिंबल में कैसे चेंज होगा वो भी आगे बताया गया है कि अगर ये अल्फ़ाबेट ए से एम तक के बीच की होती है तो वो ट्रायंगल में चेंज होगा। अगर ये अल्फ़ाबेट एन से जेड तक के बीच की होती है तो वो स्टार में चेंज होगा। ठीक है। इसी तरह से वो सिंबल में चेंज हो जाएगा। आगे बोला गया है, इफ़ एन अल्फ़ाबेट चेंज इनटू ए सिंबल देन फॉर द नेक्स्ट टाइम इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज एन अल्फ़ाबेट। मतलब अगर कोई अल्फ़ाबेट किसी सिंबल में चेंज हो जाता है तो जब दूसरे बार में हम उस स्ट्रिंग को चेक करेंगे
तो दूसरे टाइम हमें जो सिंबल में चेंज हो गया है उसको वापस अल्फ़ाबेट में कंसीडर नहीं करना है, वो अब चेंज हो चुका है, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ध्यान में रखने वाली ये है कि हमें पहले बोला गया था कि स्ट्रिंग में सिर्फ अल्फ़ाबेट्स ही रहेंगे, मतलब जो सिंबल में बदल चुका है वो अब स्ट्रिंग से बाहर हो जाएगा, क्योंकि अब वो अल्फ़ाबेट में कंसीडर नहीं होगा। मान के चलो मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल में दिखाता हूँ। अगर एक स्ट्रिंग इस तरीके से दे दी गई है, ZACDEO, ठीक है, ये मान के चलो एक स्ट्रिंग हमें दी गई है। तो देखिए हम यहाँ पर एक बार चेक करके देख लेते हैं। कॉन्सोनेंट, अल्फ़ाबेट और वोवेल हमें चेक करना है। कॉन्सोनेंट, अल्फ़ाबेट, कॉन्सोनेंट ये चेंज नहीं होगा। यहाँ से तो वोवेल है, आगे बढ़ते हैं। कॉन्सोनेंट, अल्फ़ाबेट, वोवेल, यहाँ पर हमें मिल गया है ये वाली सीरीज, तो यहाँ पर डी चेंज हो जाएगा। डी किस में चेंज होगा? सिंबल में चेंज होगा, ठीक है, सिंबल में चेंज हो गया। अब देखो आगे बढ़ जाते हैं, ये चेंज हो गया है, तो अब इसको हम सिंबल के रूप में ही रखेंगे, अल्फ़ाबेट में कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब आगे देखो, वोवेल है और आगे तो सारे वोवेल ही हैं। अब देखो, अब यहाँ पर ये चेंज हो चुका है, इसको हम यहाँ से स्ट्रिंग से हटा देंगे। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग में सिर्फ और सिर्फ अल्फ़ाबेट्स ही होने हैं। ये सिंबल में चेंज हो चुका है, मतलब ये स्ट्रिंग से बाहर हो जाएगा। ये बाहर हो गया। अब हमारे स्ट्रिंग में क्या क्या बच गए? Z बच गया, A, C, E और O बच गया है, यही बचे हैं। अब हम फिर से चेक करेंगे कॉन्सोनेंट, अल्फ़ाबेट और वोवेल को, तो कॉन्सोनेंट, अल्फ़ाबेट, कॉन्सोनेंट नहीं हुआ, कॉन्सोनेंट, अल्फ़ाबेट, वोवेल यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर ई चेंज हो चुका है, ई भी ट्रायंगल में ही बदलेगा। ई चेंज हो चुका है, ई को भी आप स्ट्रिंग से बाहर निकाल दो। अब हमारे पास क्या बच गया? ZACO बच गया। फिर से चेक करो, कॉन्सोनेंट, अल्फ़ाबेट, कॉन्सोनेंट नहीं हुआ, वोवेल है, आगे बढ़ेंगे, कॉन्सोनेंट, उसके बाद फिर अल्फ़ाबेट्स बचते ही नहीं हैं। मतलब अब ये लास्ट अरेंजमेंट ऐसी है जिसमें कि हमें ये सीरीज नहीं मिल पा रही है। तो इस सीरीज से पहले हमारे पास में ये दो ट्रायंगल्स मिले हैं, इसके अलावा और कोई सिंबल मिला नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि हमें तब तक चेक करते रहना है जब तक हमें एक लास्ट में ऐसी अरेंजमेंट नहीं मिल जाती है जिसमें कि ये वाली सीरीज नहीं बने, ठीक है। ये सीरीज जब तक बनती रहेगी तब तक हम चेक करते रहेंगे। क्लियर है? चलिए, अब उम्मीद करता हूँ आपको सारे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो अब देखिए, यहाँ पर बर्थ अलॉटमेंट के लिए कंडीशन दी गई है। अब एक बार उस कंडीशन को हम पढ़ते हैं। कंडीशन में बोला गया है, इफ़ वैल्यू इज ट्रायंगल इज ग्रेटर देन स्टार देन पर्सन इज अलॉटेड लोअर बर्थ। यानी कि अगर ट्रायंगल की वैल्यू ज़्यादा होगी स्टार की वैल्यू से तो पर्सन जो है वो लोअर बर्थ उसको मिलेगा। क्लियर है? अब यहाँ पर एज के बारे में बात की गई है कि लोअर बर्थ तो मिलेगा, लेकिन वो तब मिलेगा जब उस पर्सन की एज 40 प्लस होगी। तो यहाँ पर एज के लिए हम लिखते हैं 40 प्लस, ठीक है। आगे नेक्स्ट कंडीशन में बोली गई है कि इफ वैल्यू ऑफ ट्रायंगल एंड स्टार इज इक्वल देन पर्सन इज अलॉटेड मिडिल बर्थ, एज शुड बी 4 to 40। मतलब अगर ट्रायंगल और स्टार की जो वैल्यू है वो बराबर होगी तो पर्सन को मिडिल बर्थ अलॉट होगा। और एज के बारे में बात की गई है 4 to 40, तो एज जो है वो 4 से लेकर 40 तक के बीच की होगी, तभी वो उसे मिडिल बर्थ अलॉट होगा, ठीक है। अब आगे बोला गया है थर्ड कंडीशन में, इफ़ वैल्यू ऑफ ट्रायंगल इज लोअर देन स्टार देन पर्सन इज अलॉटेड अपर बर्थ। अगर ट्रायंगल की वैल्यू लोअर होगी स्टार की वैल्यू से तो पर्सन को अपर बर्थ अलॉट होगा। और यहाँ भी एज के बारे में बात की गई है 4 to 40, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लोअर बर्थ में, अपर बर्थ में, मिडिल बर्थ में एज दिया गया है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर लोअर बर्थ वाली कंडीशन निकल कर आती है और लोअर बर्थ सिर्फ उसी पर्सन को मिल सकता है जिसकी एज 40 प्लस है, और उस स्ट्रिंग में आप देख सकते हो यहाँ पर पांचों फ्रेंड में सिर्फ ई की ही एज ऐसी है जो कि 40 से ज़्यादा है, तो सिर्फ ई को ही लोअर बर्थ अलॉट हो सकता है। लेकिन उस स्ट्रिंग में अगर ई नहीं है तो बाकी इन लोगों को लोअर बर्थ नहीं मिलेगा। जैसे आप यहाँ पर ही देख लो, यहाँ पर हमें दो ट्रायंगल्स मिले हैं और दो ट्रायंगल मतलब ट्रायंगल की वैल्यू 2 हो गई। यहाँ पर देख लो, वैल्यू से क्या मतलब है? बहुत सारे लोगों को सबसे पहले तो ये चीज़ में कन्फ्यूजन होती है कि वैल्यू ऑफ ट्रायंगल एंड वैल्यू ऑफ स्टार, इसमें क्या मतलब होगा, हम वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब देखो, सिंबल हमारा अल्फ़ाबेट से निकल कर आया है, अल्फ़ाबेट से निकलने के बाद वो सिंबल हुआ है, और सिंबल में भी ए से एम तक में ट्रायंगल और एन से जेड तक में स्टार लेने हैं। तो यहाँ पर वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी? वैल्यू कैलकुलेट यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ
सिम्बॉल्स से ही पता चलती है। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं वो ट्रायंगल की वैल्यू हो गई, नंबर ऑफ स्टार कितने हैं वो स्टार की वैल्यू हो गई। जैसे यहाँ पर देखो हमें 2 ट्रायंगल्स मिले हैं तो ट्रायंगल की वैल्यू क्या हो गई 2। स्टार हमें एक भी नहीं मिला है तो स्टार की वैल्यू क्या हो गई 0। तो ट्रायंगल हमारा यहाँ पर स्टार से बड़ा है, ट्रायंगल की वैल्यू स्टार से ज़्यादा है, मतलब ये वाली कंडीशन बनी लोअर बर्थ वाली कंडीशन। तो लोअर बर्थ यहाँ पर 40 प्लस वाले को मिलना है, लेकिन इसके लास्ट में देखो हमारे पास ये वाली अरेंजमेंट आई है, ई की ही एज सिर्फ 40 प्लस है और यहाँ पर ई हमें नहीं है, अवेलेबल नहीं है ई। तो यहाँ पर ए तो है, सी भी है, लेकिन इन दोनों की एज 40 से कम है और यहाँ पर लोअर बर्थ की कंडीशन बनी है, मतलब इन दोनों को भी बर्थ अलॉट नहीं की जाएगी, इसमें किसी को भी बर्थ की अलॉटमेंट नहीं होगी। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर ई हो जाता, ई अगर आ जाता तो यहाँ पर ए और सी को तो बर्थ नहीं मिल रही है, लेकिन ई की एज 40 प्लस है और ये लोअर बर्थ वाली सीरीज है, तो ई को अलॉटमेंट मिल जाएगी बर्थ की। कौन सी बर्थ मिलेगी? लोअर बर्थ मिलेगी। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि सभी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ये नई पजल है, बिल्कुल नए पैटर्न की पजल है, इसलिए मैं थोड़ा सा आराम आराम से समझा रहा हूँ। वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन उम्मीद करूँगा कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा और कोई भी डाउट्स नहीं रहेगी, ताकि नेक्स्ट टाइम आप इस तरह के पजल्स को ईजिली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चलिए पूरा वीडियो देखिएगा। नेक्स्ट टाइम जब इस तरह की पजल हम सॉल्व करेंगे तो फिर इतना लंबा नहीं होगा, वो फटाफट से ही सॉल्व होगा। ठीक है, चलिए। तो अब यहाँ पर आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं कि एज से क्या मतलब है और वैल्यू ऑफ ट्रायंगल, वैल्यू ऑफ स्टार्स कैसे कैलकुलेट करने हैं। तो क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है, पहले क्वेश्चन पे देखिए, ए स्ट्रिंग इज गिवन, स्ट्रिंग हमें दी गई है और आगे बोला गया है हु एमंग द फॉलोइंग इज अलॉटेड बर्थ अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। आगे में ऑप्शंस दी गई हैं, बोला गया है कि इस स्ट्रिंग में हमें, इस स्ट्रिंग में किस पर्सन को बर्थ अलॉटमेंट होगी। चलिए, तो सबसे पहले हम स्ट्रिंग अपना नोट डाउन करते हैं। स्ट्रिंग में बोला गया है ALMECD, तो ALMECD, MECD, OPSBK, OPSBK, UDI, ये हमें सीरीज दी गई है। तो ये हमें स्ट्रिंग दी गई है दोस्तों। अब स्ट्रिंग में हमें क्या चेक करना है? कॉन्सोनेंट, अल्फ़ाबेट और वोवेल चेक करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो वोवेल है, इसको हम छांट ही देंगे, हमें कॉन्सोनेंट से लेना है। तो कॉन्सोनेंट, अल्फ़ाबेट, वोवेल, यहाँ पर एम हमारा चेंज हो गया। एम किस में चेंज होगा? एम हमारा ट्रायंगल में चेंज होगा, तो एम को चेंज कर दो ट्रायंगल में। ठीक है, अब एम चेंज हो चुका है तो दोबारा इसको हम अल्फ़ाबेट में कंसिडर नहीं करेंगे, तो हम अपने स्टेप्स कम करते हैं, इसमें ही हम यहाँ से इसको काट ही देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम हम इसको देखेंगे ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वॉवेल है, आगे बढ़ जाएंगे। कॉन्सोनेंट, अल्फ़ाबेट, वॉवेल, यहाँ भी हमारा डी चेंज हो गया है, तो डी को हम चेंज कर लेंगे, डी हमारा ट्रायंगल में चेंज होगा, यहाँ भी एक और ट्रायंगल आ गया। आगे बढ़ेंगे, ओ हमारा वॉवेल है, आगे बढ़ जाएंगे। कॉन्सोनेंट, अल्फ़ाबेट, कॉन्सोनेंट चेंज नहीं हुआ, कॉन्सोनेंट, अल्फ़ाबेट, कॉन्सोनेंट चेंज नहीं हुआ, कॉन्सोनेंट, अल्फ़ाबेट, वॉवेल, यहाँ पर के चेंज हो गया। के किस में चेंज होगा? के भी हमारा ट्रायंगल में चेंज होगा। आगे बढ़ेंगे, वॉवेल है, अब आगे अल्फ़ाबेट्स बची नहीं है चेक करने के लिए, तो यहाँ पर हमारे देख सकते हो 3 अल्फ़ाबेट्स चेंज हुए हैं, तो हमें फिर से चेक करना होगा। इस बार हम चेक करेंगे तो जो हमारे चेंज हो चुके हैं उसको हम चेंज नहीं करेंगे, उसको देखेंगे ही नहीं। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर ही काट दिया था। आगे देखो, वॉवेल है, यहाँ से चेक नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे। कॉन्सोनेंट, अल्फ़ाबेट, कॉन्सोनेंट चेंज नहीं हुआ, वॉवेल है, आगे बढ़ेंगे। कॉन्सोनेंट, अल्फ़ाबेट, कॉन्सोनेंट चेंज नहीं हुआ, वॉवेल है, तो आगे बढ़ेंगे। कॉन्सोनेंट, अल्फ़ाबेट, कॉन्सोनेंट चेंज नहीं हुआ, वो कॉन्सोनेंट, अल्फ़ाबेट, वॉवेल, यहाँ पर बी चेंज हो गया है। ठीक है, बी को काट दो, बी हमारा ट्रायंगल में ही चेंज होगा। आगे बढ़ते हैं, वॉवेल है, अब यहाँ पर बचता ही नहीं है अल्फ़ाबेट, फिर से चेक करेंगे क्योंकि यहाँ पर एक हमारा फिर से चेंज हुआ था। ठीक है, फिर से चेक करेंगे तो देखो वॉवेल को छोड़ देंगे, कॉन्सोनेंट, अल्फ़ाबेट, कॉन्सोनेंट चेंज नहीं हुआ, वॉवेल को छोड़ देंगे, कॉन्सोनेंट, अल्फ़ाबेट, कॉन्सोनेंट चेंज नहीं हुआ, वॉवेल को छोड़ देंगे, कॉन्सोनेंट, अल्फ़ाबेट, अब देखो यहाँ पर वॉवेल, तो एस हमारा चेंज हो जाएगा। एस किस में चेंज होगा? एस हमारा स्टार में चेंज होगा, तो स्टार को हम लिखेंगे यहाँ पर। अब देखो वॉवेल है, अब अल्फ़ाबेट्स बची नहीं है, यहाँ फिर से एस चेंज हुआ है, तो फिर हम एक बार चेक करेंगे, वॉवेल को छोड़ देंगे, कॉन्सोनेंट, अल्फ़ाबेट, कॉन्सोनेंट चेंज नहीं हुआ, वॉवेल को छोड़ देंगे, कॉन्सोनेंट, अल्फ़ाबेट, कॉन्सोनेंट चेंज नहीं हुआ, वॉवेल को छोड़ देंगे, कॉन्सोनेंट, अल्फ़ाबेट, कॉन्सोनेंट चेंज नहीं हुआ, वॉवेल को छोड़ देंगे। अब बचा नहीं हमारे पास कोई भी
सीरीज, ठीक है। अब बचा नहीं हमारे पास कोई भी अल्फ़ाबेट, मतलब ये यहाँ पे हमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है, तो ये हमारी लास्ट अरेंजमेंट है। इसके बाद अब कोई फिर से हमें चेक नहीं करना है, तो ये हमारी लास्ट अरेंजमेंट निकल कर आई है। तो क्या अरेंजमेंट बन कर आई हमारे सामने, एक बार नोट करेंगे। ए एल ई सी ओ पी यू डी आई ये लास्ट अरेंजमेंट है, इसमें हमें ये वाली सीरीज नहीं मिली है। तो देखो अब हमारे पास ट्रायंगल्स कितने हैं, ट्रायंगल्स 1 2 3 4 ट्रायंगल हैं। स्टार कितने हैं, स्टार एक स्टार है, ठीक है। तो ट्रायंगल की वैल्यू स्टार से ज़्यादा है, तो ट्रायंगल की वैल्यू जब ज़्यादा होगी तो क्या होगा, लोअर बर्थ मिलेगा, ठीक है। लोअर बर्थ किसे मिलता है, जिसकी एज 40 से ज़्यादा है। 40 से ज़्यादा किसकी एज है, सिर्फ ई की एज है। मतलब अगर इस स्ट्रिंग में ई होगा तो सिर्फ ई को ही बर्थ अलॉट होगा, बाकी किसी को अलॉट नहीं होगा। तो वैसे देखो आप यहाँ पर हमारे पास ए है, ई है, सी है, डी है, ये 4 फ्रेंड्स हैं हमारे पास। तो चारों में से सिर्फ ई को ही बर्थ अलॉट होगी, क्यों, क्योंकि ई की ही एज 40 से ज़्यादा है, और यहाँ पर हमें लोअर बर्थ की ही पॉसिबिलिटी मिली है। लोअर बर्थ उसी को मिल सकता है जिसकी एज 40 से ज़्यादा है। तो सिर्फ ई को यहाँ पर बर्थ की अलॉटमेंट हुई है, बाकी किसी को भी बर्थ नहीं मिलेगा। क्लियर है। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, जिसमें ई लिखा हुआ है, ठीक है। तो ई को ही बर्थ यहाँ पर मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि यहाँ पर ये कैसे सॉल्व हुआ वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। प्रैक्टिस करेंगे और स्पीड में ये चीज़ें सॉल्व होंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं अब यहाँ से। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें एक स्ट्रिंग दी गई है और हमसे पूछा गया है कि हु अमंग द फॉलोइंग गेट्स अ बर्थ फ्रॉम द गिवन स्ट्रिंग। इसमें भी वही चीज़ है, एक स्ट्रिंग में से हमें बताना है कि किस पर्सन को बर्थ अलॉट होती है। तो सबसे पहले हम स्ट्रिंग नोट डाउन करते हैं। ई, ये हमारी यहाँ पर स्ट्रिंग है, ठीक है। तो अब हम इसको चेक करेंगे, हमें क्या करना है, कॉन्सोनेंट, अल्फ़ाबेट और वोवेल, ये चेक करना है। तो देखो कॉन्सोनेंट अल्फ़ाबेट, कॉन्सोनेंट चेंज नहीं हुआ, कॉन्सोनेंट अल्फ़ाबेट वोवेल, यहाँ पर पी चेंज हो गया। पी किस में चेंज होगा, पी हमारा स्टार में चेंज होगा, तो स्टार लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं, कॉन्सोनेंट नहीं है, वोवेल है ये, तो आगे बढ़ जाएंगे। कॉन्सोनेंट अल्फ़ाबेट, कॉन्सोनेंट चेंज नहीं हुआ, कॉन्सोनेंट अल्फ़ाबेट, कॉन्सोनेंट चेंज नहीं हुआ, कॉन्सोनेंट अल्फ़ाबेट वोवेल चेंज हो गया। एम किस में चेंज होगा, एम ट्रायंगल में चेंज होगा, तो यहाँ पर ट्रायंगल। अब देखो वोवेल है तो आगे बढ़ जाएंगे, वोवेल है तो आगे बढ़ जाएंगे। कॉन्सोनेंट अल्फ़ाबेट, कॉन्सोनेंट चेंज नहीं हुआ, कॉन्सोनेंट अल्फ़ाबेट वोवेल, यहाँ पर आर चेंज हो जाएगा। आर किस में चेंज होगा, आर भी हमारा स्टार में चेंज होगा, ठीक है। तो स्टार लिख देते हैं यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास अल्फ़ाबेट्स नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम फिर से एक बार चेक करेंगे। फिर से चेक करेंगे तो फिर से कॉन्सोनेंट अल्फ़ाबेट वोवेल, यहाँ पर डी हमारा चेंज हो जाएगा। डी किस में चेंज होगा, डी ट्रायंगल में चेंज होगा, ट्रायंगल लिखते हैं। आगे बढ़ते हैं, वोवेल है, आगे बढ़ जाएंगे। कॉन्सोनेंट अल्फ़ाबेट, कॉन्सोनेंट चेंज नहीं हुआ, कॉन्सोनेंट अल्फ़ाबेट वोवेल, यहाँ पर एन चेंज हो जाएगा। एन किस में चेंज होगा, एन हमारा स्टार में चेंज होगा, यहाँ पर स्टार लिखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वोवेल है, वोवेल है, यहाँ पर कॉन्सोनेंट है तो कॉन्सोनेंट अल्फ़ाबेट वोवेल, ये चेंज हो जाएगा। क्यू किस में चेंज होगा, क्यू हमारा स्टार में चेंज होगा, तो स्टार लिखेंगे, ठीक है। आगे देखो, आगे अल्फ़ाबेट है नहीं, तो अब फिर से चेक करेंगे। कॉन्सोनेंट अल्फ़ाबेट, कॉन्सोनेंट चेंज नहीं हुआ, कॉन्सोनेंट अल्फ़ाबेट वोवेल, यहाँ पर एस चेंज हो जाएगा। एस किस में चेंज होगा, एस भी हमारा स्टार में चेंज होगा, यहाँ पर स्टार लिखेंगे, ठीक है। अब देखो, अब आगे बढ़ेंगे, वोवेल वोवेल, तो यहाँ पर है कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट अल्फ़ाबेट और कॉन्सोनेंट, यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा। यू किस में चेंज होगा, यू हमारा स्टार में चेंज होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे स्टार, ठीक है। अब फिर से चेक करेंगे, फिर से देखिए, जे कॉन्सोनेंट है हमारा, तो कॉन्सोनेंट अल्फ़ाबेट कॉन्सोनेंट चेंज नहीं हुआ। वोवेल है, आगे बढ़ेंगे, कॉन्सोनेंट अल्फ़ाबेट वोवेल, यहाँ पर ओ चेंज हो जाएगा। ओ किस में चेंज होगा, ओ भी हमारा स्टार में चेंज होगा, तो यहाँ पर स्टार लिखेंगे, ठीक है। अब आगे देखो, वोवेल है तो आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर कॉन्सोनेंट है, अब देखो अब अल्फ़ाबेट्स बचे ही नहीं हैं, तो फिर से चेक करेंगे हम। फिर से देखो, जे कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट अल्फ़ाबेट कॉन्सोनेंट चेंज नहीं हुआ, कॉन्सोनेंट अल्फ़ाबेट कॉन्सोनेंट चेंज नहीं हुआ। वोवेल है, आगे बढ़ेंगे, अब चेंज नहीं हुआ, तो ये हमारी लास्ट अरेंजमेंट थी। इसके बाद अब कोई चेंज नहीं हो पा रहा है, तो लास्ट में हमारे पास में क्या बच गया है, जे आई सी यू बी और ई, ये बच गया है। तो हमारे पास फ्रेंड्स कौन कौन से हैं, सी बी और ई, यही तीनों फ्रेंड्स हैं। अब देखो हमारे पास सीधा दिख रहा है कि स्टार की वैल्यू ट्रायंगल से ज़्यादा है, मतलब ये निकल कर आया है स्टार की वैल्यू ज़्यादा है ट्रायंगल से, मतलब यहाँ पर देखो इसमें क्या होगा, अपर बर्थ मिलेगा। तो ऐसे कंडीशन में अपर बर्थ मिलता है किसको, जिसकी एज 4 से 40 के बीच की होती है।
तो 4 से 40 के बीच के पर्सन को ही यहाँ पर बर्थ मिलेगी, जिसकी 40 से ज़्यादा है उसको अलॉटमेंट नहीं होगी। ई की एज 40 से ज़्यादा है, ई को अलॉटमेंट नहीं होगी। सी की एज 4 से 40 के बीच में है, बी की एज 4 से 40 के बीच में ही है। मतलब सिर्फ और सिर्फ इन्हीं दोनों को बर्थ अलॉट होगी। कौन सी बर्थ अलॉट होगी वो भी एक बार देख लो। इन दोनों को अपर बर्थ मिलेगा, तो अपर बर्थ मिलेगा। तो आपके पास ऑप्शन में क्या है, सी और बी, ये दोनों को बर्थ अलॉट होनी है। तो ऑप्शन नंबर 4 में है बी एंड सी, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि टू स्ट्रिंग इज गिवन, फाइंड आउट फ्रॉम विच स्ट्रिंग ए पर्सन कैन गेट द लोअर बर्थ। मतलब यहाँ पर दो स्ट्रिंग दी गई है हमें, स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2। हमें ये बताना है कि किस स्ट्रिंग को में कंडीशंस फॉलो करने के बाद लोअर बर्थ की पॉसिबिलिटी बनती है। ठीक है, तो दोनों ही स्ट्रिंग को इसी तरीके से चेक करना है। वैसे यहाँ पर मैंने उन्हीं दो स्ट्रिंग को रखा है जो कि हम अभी तक में सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन 1 में जो स्ट्रिंग थी वो यहाँ पर स्ट्रिंग 1 में है। क्वेश्चन 2 में जो स्ट्रिंग थी वही सेम स्ट्रिंग यहाँ पर स्ट्रिंग 2 में है। ठीक है, फिर ज़्यादा समय बचाने के लिए मैंने ऐसा किया है, सेम स्ट्रिंग दे दी है। तो हमने दोनों ही स्ट्रिंग को निकाला हुआ है। इस पहले तो हमने देखो यहाँ पर दिखाता हूँ, ये स्ट्रिंग 1 है हमारे सामने में और ये स्ट्रिंग 2 है हमारे सामने में। तो स्ट्रिंग 1 में आप देख सकते हो कि स्ट्रिंग 1 में ट्रायंगल ज़्यादा है स्टार से, और स्ट्रिंग 2 में आप यहाँ पर देख सकते हो कि स्टार ज़्यादा है ट्रायंगल से, मतलब ट्रायंगल की वैल्यू छोटी है स्टार से। तो यहाँ पर देख लो आप कि इस वाले कंडीशन में लोअर बर्थ मिलता है, स्ट्रिंग 1 में लोअर बर्थ मिला। इस वाले कंडीशन में हमें अपर बर्थ मिलता है, स्ट्रिंग 2 में अपर बर्थ मिला। हमें बताना है कि कौन से स्ट्रिंग में लोअर बर्थ वाली पॉसिबिलिटी बनती है। तो स्ट्रिंग 1 में लोअर बर्थ की पॉसिबिलिटी बनी है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ओनली स्ट्रिंग 1। तो इस तरीके से 2 या 3 स्ट्रिंग देकर भी आपसे पूछ सकते हैं कि किस स्ट्रिंग में लोअर बर्थ की पॉसिबिलिटी बनती है, किस में मिडिल बर्थ की पॉसिबिलिटी बनती है, किस में अपर बर्थ की। मतलब इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने इस तरीके की क्वेश्चंस रखी है। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो दोस्तों यही थी स्ट्रिंग वाली पजल जो इस बार IBPS क्लर्क के मेंस में पूछी गई थी, और बहुत ही कम लोगों ने इसे सॉल्व किया, ज़्यादा मुश्किल नहीं थी। बस इसे आपको अच्छे से समझना था, समझने के बाद ये आसानी से सॉल्व होती। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आप सभी चीज़ें अच्छे से समझ में गए होंगे, और नेक्स्ट टाइम इस तरह की पजल अगर आपके सामने में आएगी तो आप उसे ज़रूर सॉल्व कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दें। तो फिर दोस्तों मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।